सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित सर क्लासेज पर। दोस्तों, रोज की भांति हम फिर से हाजिर हैं आज का करंट अफेयर्स लेकर, मतलब कि 9 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की सीरीज। सबसे पहला न्यूज है कि मुस्तफ़ा अल कादमी को इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मुस्तफ़ा अल कादमी को इराक का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नवंबर 2019 में आदेल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। 7 मई 2020 को इराक की संसद ने मुस्तफ़ा कदीमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए मतदान किया था। मुख्य बिंदु क्या है इसका? नवंबर 2019 में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण आदेल अब्दुल महदी ने इस्तीफा दे दिया। कादमी के साथ 15 कैबिनेट मंत्रियों को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है और 5 को अस्वीकार कर दिया गया था। मतदान के सत्र में 250 सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि कुर्द राजनेताओं ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया, जिसमें दावा किया गया कि कदीमी कुर्दों के सामने आने वाली चुनौतियों को नहीं समझते हैं। तेल संपन्न शहरों के सांसदों द्वारा भी इस पत्र का बहिष्कार किया गया। अल कदीमी कौन है, इनके बारे में जानते हैं, जो कि इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अल कदीमी किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। वह एक पूर्व खुफिया प्रमुख थे और अप्रैल में प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए थे। उन्हें इराक के राष्ट्रपति बरहम सलीह द्वारा नामित किया गया था। वह सद्दाम हुसैन के मुखर विरोधी थे। 1985 में उन्होंने इराक छोड़ दिया था। वे कई वर्षों के लिए निर्वासन में ब्रिटेन में रहे। कादीमी अल मॉनिटर के लिए इराक पल्स के एक संपादक और स्तंभकार थे। 2005 में बनाए गए संविधान के आधार पर अल कदीमी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए इराक का संविधान क्या कहता है जानते हैं। इराक का संविधान 1925 में लागू हुआ। वह 1958 तक लागू रहा। बाद में 1964, 1968 और 1970 में संविधान के तहत कई परिवर्तन किए गए, मतलब संशोधन किए गए। वर्तमान संविधान को 2005 में इराकी गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए अब अगला न्यूज है कि यूएनईपी ने गुड विल एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। 7 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक भारत के गुड विल एम्बेसडर के रूप में विस्तारित किया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता भी हैं। गुड विल एम्बेसडर सामान्य तौर पर एक गुड विल एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो वैश्विक मुद्दे या विशिष्ट कारण का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र अपने मिशन FAO, ध्यान से देखिए सभी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। FAO, UNDP, UNAIDS, UNEP, UNODC, UNFPA, UNHCR, ये पूरा लाइन से देख सकते हैं आप। OHCR के लिए गुड विल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इतने मामलों में इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ में सबसे अधिक संख्या में 300 एम्बेसडर हैं। भुगतान के बारे में जानते हैं कि UNAP के तहत गुड विल एम्बेसडर को भुगतान नहीं किया जाता। हालांकि उन्हें प्रति वर्ष $1 का प्रतीकात्मक भुगतान प्रदान किया जाता है। उन्हें यात्रा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इनकी भूमिका क्या है। कि संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर गुड विल एम्बेसडर फंड जुटाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे किसी मुद्दे के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि 2 साल होती है। दिया मिर्जा का योगदान जानते हैं कि दिया मिर्जा ने बीट द पॉल्यूशन अभियान में सक्रिय भाग लिया था। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस, सर्कुलर फैशन और अन्य UNAEP अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
बीट द पॉल्यूशन अभियान के तहत भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होने के लिए कार्य कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ है। नाम याद रखिए, ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हो गई है जिसका नाम है स्टायरिन। स्टायरिन के कारण बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके बारे में जानते हैं कि विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टायरिन गैस लीक हुई है। कौन से प्लांट में? एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टायरिन गैस लीक हुई है। इस त्रासदी में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टायरिन गैस क्या है इसको जानते हैं, ये क्यों इतनी खतरनाक है। कि स्टायरिन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के रूप में जाना जाता है। ये सांपों में भी पाया जाता है, ये मतलब न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है, लेकिन ये टॉक्सिन्स है, इसको ध्यान में रखिएगा कि न्यूरोटॉक्सिन्स। इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। स्टायरिन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। यह गैस बहुत तेजी से हवा में फैलती है। स्टायरिन गैस का उपयोग आमतौर पर पंखे की ब्लेड और अन्य कटलरी बनाने में किया जाता है। स्टायरिन इसका प्रयोग कंटेनर बनाने में भी किया जाता है जहां कॉस्मेटिक उत्पादों का भंडारित किया जाता है। स्वास्थ्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है जानते हैं। स्टायरिन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। यह छाती की तकलीफ, हांफने और घरघराहट का कारण बनती है। इसके कारण धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियां पक्षाघात का शिकार हो जाती हैं। इससे ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है। चलिए त्रासदी क्या थी जानते हैं कि दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी के प्लांट में स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसने 1000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। यह संयंत्र मतलब यह प्लांट तटीय शहर वाइजाग विशाखापट्टनम का एक शहर है, VIZAG, ध्यान में रखिएगा, VIZAG। यह प्लांट तटीय शहर वाइजाग में लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित था। एक भंडारण टैंक के अंदर तापमान में बदलाव के कारण रिसाव हुआ। इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए। चलिए जानते हैं, भारत सरकार ने 3 आयुष आधारित शोध शुरू किया है। वो क्या है कि देख लीजिए, यहाँ पर आपको कहाँ फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें AYUSH का फुल फॉर्म भी दिखाई दे रहा होगा कि आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और फिर उसके बाद है होम्योपैथी। इसको जानते हैं, यह है क्या कि 6 मई 2020 को आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित 3 अध्ययन शुरू किए। शोध में कोविड-19 को रोकने में आयुष आधारित रोग निरोधी हस्तक्षेपों के प्रभाव को अध्ययन करने में मदद मिलेगी। रोग निरोधी साधनों का अर्थ रोगों से बचाव करना है। मुख्य बिंदु जानते हैं कि अंतः विश्व आयुष अनुसंधान व विकास कार्य बल ने रोग निरोधी अध्ययन के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है। टास्क फोर्स में CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें यह अध्ययन निम्नलिखित में शुरू किया जाएगा। जानते हैं, आयुर्वेदिक हस्तक्षेप शोध में अश्वगंधा और प्रोफिलैक्सिस का कोविड-19 के विरुद्ध का अध्ययन किया जाएगा। यह अश्वगंधा की तुलना हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन से करेगा। जनसंख्या आधारित अनुसंधान, इस शोध में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के समाधान की खोज की जाएगी। यह शोध 4 शोध परिषदों के माध्यम से किया जाना है जो आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित की जाएंगी। संजीवनी एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि यह है क्या कि आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित संजीवनी एप्लीकेशन से लगभग 5 मिलियन लोगों का डाटा तैयार करने में मदद मिलेगी। यह डाटा कोविड-19 के इलाज के रूप में आयुष का प्रयोग करने में लोगों की स्वीकृति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा।
विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया, इसको जानते हैं, याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के अधिकारियों और स्वयं सेवकों के साधारण योगदान और अविश्वसनीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट और पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो रेड क्रॉस जो है ये जीन हेनरी डुनेंट और नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं। कौन? जीन हेनरी डुनेंट। ये जो है इन्हीं के सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, मतलब जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एक मानवीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हेनरी डुनेंट द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह युद्ध से प्रभावित शरणार्थियों, नागरिकों और कैदियों इत्यादि की सहायता करता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो हैं डायकोड हैं, इवेस डायकोड। याद रखिएगा कि रेड क्रॉस जो है इसके अभी महानिदेशक जो हैं इवेस डायकोड हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को ही मनाया गया, मतलब कि कल मनाया गया था। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलासेमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट्स है। इसका उद्देश्य थैलेसीमिया, जो कि एक अनुवांशिक रोग है, के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा इसकी जो रोकथाम है के लिए आवश्यक कदम उठाना है। थैलेसीमिया क्या है इसको जानते हैं। थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी अनुवांशिक विकार है। इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की कमी तथा रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। थैलेसीमिया किसी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब उसके माता पिता में कोई एक थैलेसीमिया से पीड़ित हो। मतलब ये जन्मजात नहीं है, ये अनुवांशिक है, जो कि दादा से पिता को, पिता से बेटे को, बेटे से बेटे को, बेटे को ऐसे बढ़ता रहता है। चलिए जानते हैं कि अनुवांशिक प्रभाव तथा कुछ एक आवश्यक जीन फ्रैगमेंट्स की अनुपस्थिति के कारण थैलेसीमिया होता है। मरीज में हीमोग्लोबिन के कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी कम होता है तथा लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण एनीमिया मतलब कि रक्ताकल्पता मतलब खून की कमी होती है। इससे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। कई मामलों में मरीज की हड्डियों में विकार तथा दुर्लभ मामलों में हृदय रोग का खतरा भी रहता है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा हल्की पीली हो जाती है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को विकास में परेशानी का सामना करना पड़ता है। थैलेसीमिया से मरीज को काफ़ी अधिक थकान भी महसूस होती है। अनुवांशिक रोग होने के कारण इसकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। ब्लड टेस्ट के द्वारा इस रोग का पता लगाया जा सकता है। चलिए थैलेसीमिया का खतरा सबसे अधिक किसे होता है ये जानते हैं कि थैलेसीमिया का खतरा उन लोगों को काफ़ी अधिक होता है जिनके परिवार में पहले से किसी को थैलेसीमिया हो। यह रोग भूमध्य सागरीय लोगों, इतालवी, यूनानी तथा मध्य पूर्वी तथा दक्षिणी एशियाई लोगों में सबसे अधिक होता है। चलिए इसको जान लीजिए पूरा बढ़िया से कि यह रोग कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय लोगों में, मतलब इतालवी, यूनानी और मध्य पूर्वी में होता है। चलिए उपचार के बारे में जानते हैं कि इसका उपचार रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और चेलेशन थेरेपी द्वारा किया जाता है। बच्चों में इसका जान लीजिए कि एकदम बढ़िया से कि इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है, रक्त आधान के द्वारा और चेलेशन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। बच्चों में
इसका उपचार मेरो ट्रांसप्लांट द्वारा किया जा सकता है, परंतु इसके कुछ एक लक्षण बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के बाद भी दिखाई देते हैं। चलिए, इलाज होने के बाद भी दिखाई देते। चलिए आगे चलते हैं कि ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है। ईरान सरकार की हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ईरान सरकार ने अपनी मुद्रा को बदलकर टोमन करने का वो किया है, टोमन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले ईरान की जो मुद्रा थी वो रियाल थी, रियाल से इसको टोमन करेगा वो। चलिए जानते हैं इसके और भी कुछ जानकारियां कि ईरानी मुद्रा की इकाई रियाल है। ईरानी सरकार के अनुसार एक टोमेन 10,000 रियाल से मिलकर बनता है, मतलब कि 10,000 गुना बड़ा टोमन बनाया जाएगा, मुद्रा का नाम रखा जाएगा। चलिए जानते हैं मुख्य बिंदु इसका कि घेरन एक अन्य मुद्रा इकाई है। 100 घेरन से एक टोमन बनता है। नई प्रणाली को हाल ही में ईरानी संसद द्वारा देश में उच्च मुद्रास्फीति के प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया है। टोमन बनाने के लिए पुराने करेंसी नोटों में से 4 शून्य को हटा दिया गया है। रियाल अभी भी वैध रहेगा। मुद्रा का अवमूल्यन जानते हैं कि ईरानी मुद्रा के 4 बिंदुओं के दौरान अवमूल्यन का सामना करना पड़ा। 1979, मतलब कि उसका जो भी मुद्रा थी वो गिर रही थी नीचे की तरफ, इसको जानते हैं। 1979 को इस्लामिक क्रांति, 1979 में पश्चिमी समर्थित शाह की सरकार गिरने के बाद कई उद्यमी और कारोबारी दिग्गज देश छोड़कर चले गए थे। 1989 में इराक ईरान युद्ध का अंत हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद ईरान को अपनी बिखरती अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में 8 साल लग गए। इस समय के दौरान डॉलर के मुकाबले रियाल का मूल्य लगभग 100% कम हो गया था, पूरा 100%। राष्ट्रपति अहमदी नेजाद का कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान वैश्विक बाजार में रियाल ने अपना 400% मूल्य खो दिया। पहले 100 खोया, फिर इसके बाद 400 उसने खो दिया था। 2013 में अहमदी नेजाद ने अपनी सत्ता छोड़ दी थी। अमेरिका का परमाणु समझौते से अलग होना, यह ईरानी मुद्रा के लिए सबसे भारी झटका था। इसके कारण ईरान की मुद्रा अमेरिकी डॉलर की तुलना में 100%, मतलब 6%, 6 नहीं 600% कमजोर हो गई, और भी ज्यादा कमजोर हो गई। चलिए, बीईई की पहल से 89,122 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसके बारे में जानते हैं कि है क्या कि 6 मई 2020 को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2018 से 19 पर रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार बीईई का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ऊर्जा पहल ने 89,122 करोड़ रुपए को बचाने में मदद की है। मुख्य बिंदु क्या है कि इस रिपोर्ट में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और फिर से जानते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा दक्षता योजनाओं में 113 बिलियन यूनिट बिजली बचाने में मदद की है। जब इस धन में परिवर्तित किया गया तो इस योजना में 89,122 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली है। इस योजनाओं ने 151.74 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में भी मदद की है। पिछली साल उत्सर्जन में कमी 108 मिलियन टन थी। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में प्रमुख ऊर्जा दक्षता पहलों को प्रदर्शन और प्रभाव का मूल्यांकन करना है। 2018-19 के अध्ययन में इस रिपोर्ट ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रमुख ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के रूप में चिन्हित किया: उजाला प्रोग्राम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम और स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम। ये जो था, ये 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोग्राम, ये प्रमुख ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है,
चलिए अब जानते हैं कि भारत सरकार ने शुरू किया वंदे भारत मिशन। ये वंदे भारत मिशन क्या है? अभी अभी ट्रेन निकली थी, लेकिन अब है कि वंदे भारत एक मिशन है, इसके बारे में जानते हैं। 7 मई 2020 भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास में से एक माना जा रहा है। मुख्य बिंदु क्या है? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना है। 14,800 से अधिक भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं। इस मिशन का उद्देश्य गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करना भी है। ये वाणिज्यिक उड़ानें लोगों को लंदन और सिंगापुर ले जाएगी और यूएसए में भी चुनिंदा स्थानों पर ले जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रक्रिया के आधार पर उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। मिशन की संचालन प्रक्रिया को जानते हैं कि इस मिशन के तहत निकाले गए लोगों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। भारत लौटने के बाद इन लोगों को 14 दिन के लिए संगरोध में रखा जाएगा। निकासी के दौरान चिकित्सा आपात स्थिति का सामना करने वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मिशन में उड़ान से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें से केवल स्पर्शोन्मुख रोगियों को अकेले उड़ान भरने की अनुमति है। उड़ानें भारत के प्रमुख शहरों और दिल्ली जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से उड़ान भरेगी। संपूर्ण वंदे भारत मिशन का नेतृत्व एयर इंडिया द्वारा किया जाएगा। 1990 में एयर इंडिया ने इसी तरह का मिशन चलाया था। उस मिशन के दौरान लगभग 1,11,711 भारतीयों को इराक से कुवैत पर आक्रमण करने के बाद खाड़ी में एयरलिफ्ट किया गया था। खाड़ी से एयरलिफ्ट किया गया था। चलिए अब जानते हैं, भारत में पहली बार ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरी इंटरनेट यूजर से ज़्यादा हुई है। ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 10% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और शहरी भारत में 205 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। अब भारत के गांव गांव कहाँ रहे? सब शहर में बदल रहे हैं। भारत विकास कर रहा है। चलिए आगे जानते हैं कि यह भारतीय इतिहास में पहली बार है जब ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या ने शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है। चलिए जानते हैं इसका मुख्य निष्कर्ष क्या था। कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 से 11 वर्ष के बीच के लगभग 71 मिलियन बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के उपकरणों का उपयोग करके इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता भी बन गया है। भारत में 5 वर्ष और उससे भी अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 504 मिलियन है। 504 मिलियन, 4 मिलियन का मतलब 40 लाख और 504 मिलियन का मतलब कि 50 करोड़, या मान सकते हैं 40। यहाँ इसको आप क्या करिएगा कि लाख से गुणा कर दीजिएगा 10 लाख से, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चीन में यह संख्या लगभग 850 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता है। अमेरिका में 280 से 300 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। लेकिन भारत में कितने हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि 504 मिलियन है। चलिए अब देख रहे हैं, इंटरनेट की पहुंच के मामले में भारत अमेरिका और चीन से पीछे पिछड़ गया है। चीन से भी पिछड़ गया है। इंटरनेट की पहुंच, कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में है। चीन में 61% और अमेरिका में 88% है, जबकि भारत में यह 40% है। चलिए भारत में इंटरनेट का उपयोग जानते हैं। महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक है। मतलब औरतें सबसे ज़्यादा इंटरनेट चला रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इंटरनेट ज़्यादा चला रही हैं। चलिए भारत के इंटरनेट
प्लेटफार्म में स्थानीय भाषाओं का महत्व बढ़ रहा है। 22 मिलियन पेज व्यूज में से लगभग 13 मिलियन पेज व्यूज स्थानीय भाषाओं जैसे मराठी, हिंदी और बंगाली है। राज्यों में इंटरनेट के क्षेत्र में दिल्ली शीर्ष पर है, उसके बाद केरल है। आज के मुख्य समाचार 9 मई 2020 के लिए जानते हैं। 9 मई है, यहाँ पर 8 मई टाइप हो गया है, इसको ध्यान न दीजिए। राष्ट्रीय समाचार है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की रोकथाम में आयुष की क्षमता पर आयुष संजीवनी ऐप अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन लॉन्च किया है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। कोविड-19 के बारे में भारतीय नौसेना मतलब कि नेवी के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS दिल्ली के द्वारा उत्पादन और उपयोग के लिए प्रमाणित किए गए। रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में 2 साल के लिए विस्तारित किया है। आर्थिक करंट अफेयर जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में RR वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर प्लांट से स्टाइरिन वाष्प के रिसाव से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने अगले 2 वर्षों में सड़क निर्माण के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा है। नितिन गडकरी का यह बयान है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जानते हैं कि इराक की संसद ने पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा खदीमी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वैसाख के बारे में जानते हैं। वैसाख पूर्णिमा 7 मई को मनाई गई। इस दिन 623 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैसाख के दिन ही बुद्ध का निधन हुआ था। वैसाख के दिन ही बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। याद रखिएगा, ये वैसाख बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वैसाख के दिन ही उनका जन्म भी हुआ था, मरे भी थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी। इसीलिए 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। खेल कूद करंट अफेयर्स जानते हैं कि नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता, जिसमें $70,000 का प्रथम पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। दोस्तों, यदि आपको इस नोट्स का यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित सर शिवा क्लासेज। यहाँ पर आकर जुड़ जाइए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों हमको दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।